हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब एकदम मस्त, एकदम तंदुरुस्त और ज़बरदस्त तरीके से जो है तैयार हैं आज की क्लास के लिए। आज जो है आप सभी का एक सरप्राइज मॉक टेस्ट जो है मैं यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मॉक टेस्ट तो ठीक है, हो जाएंगे और भी आगे होते रहेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये कि आप सभी जो है इन मॉक टेस्ट को बहुत सीरियस तरीके से दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के मिक्स क्वेश्चंस हैं। फ्यूचर में मैं जो है इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आऊंगा, ताकि ये प्रॉपर एक अपन तरीके से मॉक टेस्ट जो है वो कंडक्ट कर सकें। ठीक है, साथ के साथ मैं आपके कुछ मॉक टेस्ट जो है मतलब कुछ क्लासेस जो है इंग्लिश की भी लेके आऊंगा फ्यूचर में। तो बिना किसी देरी के अभी ये मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी पेन एंड पेपर लेके बैठें अच्छे से। हर एक सवाल के लिए मैं आपको एक प्रॉपर टाइम दूंगा। ठीक है, आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहे तो वीडियो को वहां पे पॉज करके टाइम लीजिए। पूरा 1 घंटा जो है आपको देना है आज के टेस्ट में। ठीक है, तभी जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका कुछ फायदा मिलेगा। हाँ यार, कुछ इनपुट का मतलब इसका कुछ आउटपुट जो है आपका निकल के आएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टेस्ट में मैंने आप सभी के लिए रखे हैं 21 है, आई गेस, है ना? 21 क्वेश्चंस हैं। हाँ, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सी सेट लेवल के ही हैं, आपको पता चलेगा। और मतलब मजा आएगा आपको, है ना? तो देखते हैं, करते हैं शुरू इस टेस्ट को बिना किसी देरी के। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप सभी के लिए मैं हर एक सवाल में 1-1 मिनट का समय खुद से दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को पॉज करके वहीं पर ही और खुद से भी एक 1 मिनट एक्स्ट्रा अगर टाइम लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगले सवाल पे जाने के बाद पिछले सवाल पे आपको नहीं आना है। जितना समय लेना है 2 मिनट या 2.5 मिनट से ज्यादा आपको एक सवाल में नहीं देना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है तो आप मैक्सिमम जो है उस डेटा को सॉल्व करने में, उस पैसेज को सॉल्व करने में, रीजनिंग का सवाल है तो वहां पे आप एक बार में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का समय ले सकते हैं, क्योंकि उसके साथ साथ जो है आपके 3 4 5 सवाल जो है वो एक साथ होंगे सॉल्व। ठीक है, तो उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए आप अपना समय ले सकते हैं। लेकिन अगेन आपको इस बात का ध्यान रखने की आप एक टाइम लाइन में ही, एक टाइम ड्यूरेशन में ही उन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं सॉल्यूशंस आपके लास्ट में, क्योंकि एक बार मैं, आप जानते हैं अपना पैटर्न क्या चलता आ रहा है पहले से, बहुत पहले हमने इस तरह इस पैटर्न में ही चीजें जो है की थी और अभी भी वही करेंगे हम लोग। तो मैं आपको हर एक सवाल में कुछ सेकंड का समय दूंगा, फिर बाकी का समय आप अपने हिसाब से पॉज करके ले सकते हैं। फिर जब सारे सवाल हो जाएंगे तब हम एक साथ सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, एकदम क्लियर है स्क्रीन पे, कोई इशू नहीं है। A8 grapes and pineapples, B8 grapes and oranges, C8 oranges, pineapples and apples, D8 grapes, apples and pineapples. After taking fruits, B and C fell sick. In the light of the above facts, it can be said that the cause of sickness was. तो ये आपको बताना है। ठीक है, अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। टेक योर टाइम, वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट का समय लीजिए और इसको सॉल्व करिए। मैं क्या है ना, एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चंस कर लूँ, फिर उसके बाद में आंसर्स जो है आंसर तक पहुंच जाता हूँ। आप आराम से जो है अपना 1 मिनट का टाइमर लगा के जो है सॉल्व करिए सवाल को और फिर आगे बढ़ते जाइए। अगला सवाल ये रहा। डी आई का ये क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, आप देख सकते हैं। The following graph shows the average profit of the two fruit sellers A and B in thousands per year from 1995 to 2000. Consider the graph and answer the following 4 questions. तो इस ग्राफ के बेसिस पे आपको 4 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, ग्राफ बहुत बेसिक है, सिंपल है, आपको दिख गया होगा। सवाल है पहला कि इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी वाज सेम। ए एंड बी का एवरेज प्रॉफिट सेम कब है, ये आपको बताना है। ये चार्ट जो है ये आपको ईयर्स और एवरेज प्रॉफिट इन थाउजेंड्स में दे रखा है। ठीक है, ये आपको एवरेज प्रॉफिट ही दे रखा है, तो किस ईयर में सेम है ये आपको बताना है। समझ में आ गया? बहुत आसान सवाल है, ग्राफ में देखते ही पता चल रहा है ना? चलो इसके बाद वाला सवाल ये रहा, सेम डेटा का सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ बी एंड ए इन द ईयर 1998? 1998 में जो है डिफरेंस बताना है इनके एवरेज प्रॉफिट्स का।
बी और ए के एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है, मतलब बी का प्रॉफिट माइनस ए का प्रॉफिट, ये आपको करना है ना। तभी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही ऑप्शंस हैं। हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको मैंने क्लब करते हुए अलग अलग जगह से लेते हुए और फिर ये जो है आपका मॉक टेस्ट सेट करा है। सो लेवल एग्जैक्टली आपका जो है सी सेट का ही है यहाँ पे। और इसी तरीके से जो है हम आगे के मॉक टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट कराते रहेंगे, ताकि आपके इस मॉक टेस्ट के बहाने आपके प्रीवियस ईयर भी कवर हो जाए और आपका मॉक टेस्ट भी हो जाए, आपको मालूम भी चल जाए कि आप कितने पानी में हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि सवाल जो होंगे वो सी सेट लेवल के ही होंगे। सो इट विल बी अ गुड टेस्ट फॉर यू। ओके, चलो अगला सवाल ये रहा। हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999? कितना ज्यादा एवरेज प्रॉफिट जो है उसने बनाया है 2000 में 1999 के कंपैरिजन में। ठीक है, ए की बात चल रही है। सो देख लेंगे आप यहाँ पे चार्ट में। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू द ईयर 2000? बी का ट्रेंड बताना है 1997 से 2000 में। चलो, तो ये आपको बताना है। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, स्टडी एंड फ्लक्चुएटिंग। स्टडी का मतलब है एक सेम वही लेवल चल रहा है, सेम प्रॉफिट आ रहा है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, हिंट दे दिया आपको। अब आप कर सकते हैं इस सवाल को सॉल्व आसानी से, है ना। चलिए, तो ये आपने सॉल्व कर लिए होंगे। हाँ, अब आप एक बात को ध्यान रखिए कि आप जब भी आंसर्स लिख रहे हैं तो वो ऑप्शन के साथ आंसर लिखते जाएं अपने पेज में भी एक साइड पे। ठीक है, ताकि आप लास्ट में चेक कर सके कि आपके कितने सही है कितने गलत है। चलो अगला सवाल ये रहा। Consider the following statements. The rate of population growth is increasing in the country. The death rate is declining faster in the country compared to the birth rate. The birth rate is declining faster in the country compared to the death rate. Uh, Rural urban migration is taking place regularly in the country. ठीक है, which one of the following conclusion may be true in the light of the above facts? चलिए, ये बहुत अच्छा है सवाल। The rate of the population growth is increasing due to the rural urban migration. The rate of the population growth is increasing due to the declining in death rates only. The rate of population growth is increasing due to increase in birth rate. The rate of population growth is increasing due to the faster declining in the death rate than the birth rate. तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट जो है उसका यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, कि उसके पीछे क्या कारण है। पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रही है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसके बढ़ने का कारण क्या है, ये आपको बताना है इन चार पॉइंट्स को देखते हुए। ठीक है, ये सवाल है आपका, करिए इसको आराम से। चलिए अगला सवाल करते हैं। A person X was driving in a place where all roads ran either north south or east west, forming a grid। फॉर्मिंग अ ग्रिड, हाँ रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। हाँ, roads are at a distance of 1 kilometer from each other in a parallel. He started in the intersection of the two roads, drove 3 kilometer north, 3 kilometer west, and 4 kilometer south. Which further route could be bring him back to his starting point if the same route is not repeated? Same route repeat नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो आगे के जो रूट दे रखे हैं इसको फॉलो करते हुए वापस से स्टार्टिंग पोजीशन पे वो कैसे आ सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सवाल बड़ा ही अच्छा है, डायरेक्शन का है। और डायरेक्शन साइंस में एक बहुत ही डिफरेंट जो क्वेश्चन है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदरवाइज फाइनल पोजीशन, लास्ट पोजीशन, डिस्टेंस, यही सब चीजें जो है पूछी जाती है, डायरेक्शन पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। 2016 का आई गेस ये सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वुड फॉल्सली फॉल्सिफाई दिस क्लेम।
वी शैल गो आइदर फॉर अ पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। या तो पिकनिक के लिए जाएंगे या फिर ट्रैकिंग के लिए जाएंगे। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही होगी जो कि इस क्लेम को फॉल्स करेगी, ठीक है, गलत साबित कर देगी। We go for a picnic but not for trekking. Activities such as picnic and trekking are encouraged by health authorities. We go for trekking and not for picnics. We do not go either for picnic or for trekking. चलिए, ये चार स्टेटमेंट्स है। सोचिए, करिए इसको सॉल्व अच्छे से। टेक योर टाइम। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। बड़ा ही सिंपल जो है ये सवाल है। इससे आसान सवाल मुझे लगता नहीं है कि मतलब आ पाएगा, ठीक है। इसमें मैंने आपको ज्यादा ही समय दे दिया है। चलो, अगला सवाल। There were 50 faculty members, comprising 30 males and the rest females. That is 20 females. Okay. No male faculty member knew music, but many of the female faculty members did. ठीक है। The head of the institution invited 6 faculty members to a tea party by draw of lots. At a party, it was discovered that no members knew music. कोई भी member जो है वो music नहीं जानता था, ठीक है। द कंक्लूजन इज दैट, कंक्लूजन अब यहाँ पे दिया गया है। चलिए, चार ऑप्शन है। द पार्टी कंप्राइज मेल फैकल्टीज मेंबर्स ओनली, द पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल faculty members who could not give renderings in music. The party comprised both males and female faculty members. Nothing can be said about the gender composition of the party. ये आपसे बोला गया है जेंडर कॉम्पोजिशन के बारे में, यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, ये आपको पूछा गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, ठीक है। सोचिए इसको, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको सोचिए कि क्या आखिर हो रहा है यहाँ पे, किस तरह से ऑप्शन गिवन है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक आंसर आप टिक कीजिए ताकि आप जो है आगे बढ़ सके। देखिए, ऐसे सवालों में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सोचिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 1 मिनट का समय दीजिए। इससे ज्यादा समय देना जो है बेकार है इन सवालों में, ठीक है। और इन सवालों को मार्क फॉर रिव्यू जरूर करिए, ठीक है। इस तरीके के सवालों को हमेशा मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं, होता क्या है, कभी कभी ऐसे सवाल आपके उस मोमेंट पे क्लिक नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जब आप अच्छे से मतलब रिलैक्स माइंड के साथ जब आप लास्ट में पढ़ते हैं, आप एक बार पूरा का पूरा पेपर कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ, नाउ यू आर ऑन द सेफ साइड और अब आपको स्कोर बढ़ाना है अपना, तब आप इन सवालों को अच्छे से सोच समझ के समय दे सकते हैं। क्योंकि हाँ, ये सवाल हो सकते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी मैं बोलूंगा कि जब सेकंड टाइम भी दे रहे हैं ना, तब भी 2 मिनट से ज्यादा उसको मत दीजिएगा। क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा देने का मतलब है कि अब आप जो है इसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में शायद नहीं आ रहा है, तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं गलत करने के इसके, ठीक है। चलिए, ओ ओ, माय बैड, सॉरी। चलिए, तो ये आपके सवाल हो गया है। चलो, तो अब अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा अगला सवाल। सवाल ये रहा। फॉलोइंग टेबल शोज अ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज। मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, डिफरेंस बताना है, ठीक है। भाई, एग्रीगेट परसेंटेज निकाल लो। मीन एग्रीगेट परसेंटेज मतलब वही एग्रीगेट परसेंटेज आप निकाल लेंगे, उसके बाद जो है इनका डिफरेंस आपको निकालना है, ठीक है। डेटा देख लीजिए, डेटा में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। डेटा में वैसे कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, एकदम क्लियरली आपके सामने गिवन है। फिर भी अगर कुछ होता है कंफ्यूजन तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, क्लियर है, सिंपल डेटा है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें इतना कि हमें बहुत ही मतलब दिमाग लगाना पड़े या कुछ भी हो। चलिए, अगले सवाल की ओर हम बढ़ लेते हैं। आपके सामने आ गया है डेटा, आपने देख लिया होगा। पॉज करके भी आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 5 people A B C D E are selected about a round table
एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स, ठीक है। C is seated next to A is seated two seats from D, B is not seated next to A on the basis of the above information which must be true। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है, देखेंगे आप अच्छे से इसको तो समझ में भी आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करिए, इसका पूरा आपको जो है राउंड टेबल का बनाना है कि कौन कहाँ पे कैसे कैसे बैठा है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अगला। ये आपको बताना है कि ये फिगर जो है ये इनमें से किस में एम्बेडेड है। ठीक है, ये आपको बताना है। बढ़िया सवाल है, इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दिख रहा है साफ साफ आंसर भी, है ना। इसको पॉज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा समय और लेना है तो इसको पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल हो जाना चाहिए इतनी सी देर में ही। और इसमें आपको मैट्रिक्स में बताना है कि क्या फिट्स इनटू द ब्लैंक पार्ट ऑफ द अबव मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, इस जगह पे क्या आएगा इनमें से, ये आपको बताना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। आराम से वीडियो को पॉज करिए, इसको देखिए समझिए और फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब तक आपने सॉल्व कर दिया होगा ये। चलो अगला सवाल। There are 5 hobby clubs in the college: photography, yachting, chess, electronics, and gardening. The gardening group meets every second day. The electronics group meets every third day. The chess group meets every fourth day. The yachting group meets every fifth day. And the photography group meets every sixth day. How many times do all 5 groups meet on the same day within 180 days? 180 दिनों में जो है कितने ग्रुप, पांचों के पांचों ग्रुप जो है कितनी बार एक साथ सेम डे मिले होंगे। ठीक है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का सवाल जो है, ये सवाल जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैंने अभी फिलहाल कुछ रिसेंट टाइम में या कल या परसों ही शायद एक शॉर्ट भी डाला था, आपको याद आएगा, बेल्स वाला। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो मिलेगी। ऑल्दो मैं यहां से भी सॉल्व कर लूंगा, लेकिन हाँ सेम टाइप का क्वेश्चन वहां पर भी है तो आपको दिखेगा। ठीक है, सिमिलरिटी पता चलेगी। चलो अगला सवाल। There are some nectar-filled flowers on a tree, and some bees are hovering on it. If one bee lands on each flower, one bee will be left out. If two bees lands on each flower, one flower will be left out. The number of flowers and bees respectively are. Now this is a very simple but a very good question as well. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा सवाल भी है। ठीक है, तो सोचिए इसको कि क्या पूछा गया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार में मतलब आप जब आप पढ़ते हैं इस सवाल को तो एक बार में इसको सॉल्व करना समझ पाना थोड़ा सा शायद टिपिकल हो जाए, लेकिन हाँ अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप इजीली इसको एक बार में भी समझ सकते हैं। ठीक है, करिए इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा। अगला सवाल ये रहा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम इन अ सिटी फॉर 4 years। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटा। इस डेटा के रेस्पेक्ट में जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पॉपुलेशन दे रखी है और इनकम दे रखी है। ठीक है, population increased by 5% or more every year, income increased by 10% or more every year, per capita income was always above 5,000, per capita income was highest in 1994। अब ये चार स्टेटमेंट्स दे रखी है आपको, है ना। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो बेसिकली आपको परसेंटेज इंक्रीज चेक कर लेना है पॉपुलेशन में भी और इनकम में भी, फिर पर कैपिटा इनकम को भी आपको चेक करना है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन विल गिव यू द पर कैपिटा इनकम, ये आपको और चेक करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डायरेक्शन गिवन है आपको। दे आर 5 पर्सन इन अ ग्रुप। पांच सवालों का जो है ये एक पूरा का पूरा डायरेक्शन है। 5 क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा कवर हो रहा है। दे आर 5 पर्सन इन ग्रुप PQRST। द ग्रुप हैज वन डॉक्टर, वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट। P, S and S are unmarried students. T is a man married to one of the group members. Q is the brother of P and is neither doctor nor artist. R is not doctor. Now this is very good question, but again very easy, और
इसमें है ना, मतलब 5 मिनट का भी अगर आपको समय लग जाता है ना तो वर्थ इट है, क्योंकि 5 सवाल जो है यहाँ से है। 5 सवाल है तो 5 मिनट भी अगर इसमें लग रहे हैं ना आपको, आप पॉज करिए, 5 मिनट भी अगर आपको लगते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो है इस पैसेज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इट विल बी सॉल्व वेरी इजीली। बल्कि 5 से 7 मिनट भी अगर लगते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्थ इट है, क्योंकि 5 सवाल है ना यार, यहाँ पे 5 सवाल है, हर सवाल का सेम वेटेज ही होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अगर 5 सवाल हैं और एक छोटा सा पैसेज है यहाँ पे और इसको सॉल्व किया जा सकता है इजीली, तो 5 से 7 मिनट आराम से अगर दें अपन, कामली इसको सॉल्व करें, तो देना कंप्लीटली वर्थ इट है। इट विल गिव यू यू नो अ गुड स्कोर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। मतलब ये स्मार्टनेस जो है आपको यूज करनी है, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी टफ क्वेश्चंस में अपना समय ज्यादा नहीं गंवाना है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में अगर आप अपना समय गंवा देंगे तो आपके लिए ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी कहलाएगी, क्योंकि एक आसान सवाल भी आपको उतने ही नंबर देके जाएगा जितना कि एक डिफिकल्ट सवाल देके जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप आसान सवाल को सॉल्व करके नंबर प्राप्त करना चाहेंगे और पास होना चाहेंगे, या फिर डिफिकल्ट सवाल को लेके ईगो पे लेके बैठे रह के उसको सॉल्व करने में लगे रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि सवाल को सॉल्व करने से ज्यादा, सवाल को अटेम्प्ट करने से ज्यादा सवाल को छोड़ना सबसे बेहद जो है डिफिकल्ट डिसीजन होता है। तो ये टेक्निक अगर आपको आ गई ना तो काफी सारा काम तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। सवाल अटेम्प्ट करने से ज्यादा सवाल छोड़ने की तरीका, सवाल छोड़ने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। तो ये सारे सवाल आप कर लेंगे है ना, ये सारे सवाल हो जाएंगे जब आप ये पूरा का पूरा पैसेज कर लेंगे। नहीं किया है तो यार पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना आप सभी। ठीक है ना, चलो, तो ये सारे के सारे सवाल यहाँ पे हो गए हैं। अब हम चलते हैं शुरुआत से, फर्स्ट सवाल से। चलो, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, अब सारे सवालों का जो है हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो आप ध्यान से अब पूरा फोकस रहिएगा और सॉल्यूशन हम देखेंगे यहाँ पे। और हाँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप सभी अटेम्प्ट जरूर कर लेना, नहीं किए हैं तो आपने। ठीक है, कर लिए तो आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़ जाइए इनके आंसर्स में। चलो, ए एट एप्पल्स एंड पाइनएप्पल्स। देखो ए जो है वो ग्रेप्स और पाइनएप्पल, ठीक है। बी ने क्या खाया है, बी ने ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। सी ने क्या क्या खाया है, ऑरेंज प्लस पाइनएप्पल प्लस एप्पल। और डी ने क्या खाया है, ग्रेप्स प्लस एप्पल प्लस पाइनएप्पल। आफ्टर टेकिंग बी एंड सी फॉल सिक। बी और सी जो है दोनों के दोनों बीमार हो गए, ग्रेप्स और ऑरेंज। तो ऑरेंज जो है यहाँ पे कॉमन है, और ऑरेंज बाकी और किसी ने भी नहीं खाया, तो ऑरेंज की वजह से ये दोनों के दोनों 100% बीमार हुए होंगे। आपको दिख सकता है ऑरेंज बी ने भी खाया है, सी ने भी खाया है, बाकी डी ने और ए ने ऑरेंज नहीं खाया है। ठीक है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा कह सकते हैं कि ऑरेंजेस की वजह से जो है ये बीमार हुए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अरे ये रहा अगला सवाल। इन विच ईयर द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी इज सेम। अब ये देखो, ये एवरेज प्रॉफिट है ए का, ये रहा ए की लाइन, ये है भाई, ठीक है, ये ए का है पूरा का पूरा, और जो दूसरा है वो बी का है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ए और बी का एवरेज प्रॉफिट सेम कब होगा, जब दोनों लाइनें जो है, दोनों के ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करे होंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे होंगे उस पॉइंट पे उनका एवरेज सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे सेम है, ठीक है, इस पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट पे सेम है। लेकिन अगर अपन ईयर की बात करें भाई, उस ईयर पे बताना है आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1996 में जो है इनका सेम आया था। ठीक है, 1996 में इनका जो है एवरेज प्रॉफिट सेम था। बाकी क्योंकि ये 97 और 98 के बीच में है, ये आपका जो है 99 और 2000 के बीच में है। ठीक है, तो एग्जैक्ट ईयर ईयर जो है बाकी दो पॉइंट्स पे नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट फिक्स ईयर पे आ रहा है। इसलिए हम सीधा सीधा बी ऑप्शन यहाँ पे कर देंगे। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन ईयर 1998। 1998 ये रहा। 1998 की अगर मैं बात करूं तो आप देखो ये है। ठीक है, तो इसमें ए का एवरेज प्रॉफिट क्या है, ए का एवरेज प्रॉफिट है ये, और बी का 4 है। भाई बी का 4000 है और ए का जो है वो 3000 से जस्ट ऊपर है, तो मैं ए का 3.25 मान लेता हूं। 3.25, ठीक है, 3250 के आसपास मान लेता हूं मैं। ठीक है, अप्रॉक्स है। ठीक है, और उसका कितना है, 4000 है।
तो बेसिकली इनका जब डिफरेंस लूंगा मैं तो ये 750 के आसपास आएगा। तो 750 के आसपास जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, बी और ए की बात कर रहे हैं, बी का प्रॉफिट ज्यादा है 1998 में सी से, है ना, वो सॉरी ए से। तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में सिर्फ ए की ऑप्शन है हमारे पास, तो यहां से भी हम इसको बोल सकते हैं 600 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको मैं 3250 की जगह 3400 भी तो ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है ना ये एग्जैक्टली कहाँ पे जाके इसमें टकराएगा। पर ये मालूम है कि 3500 से लेके 3000 के बीच में है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, और वो जब मैं वैल्यू लूंगा यहाँ पे इसके हिसाब से 3400 आ जाएगी, और आंसर हमारा सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999? 1999 में क्या बोला ए ने, हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000, 2000 में कितना ज्यादा उसने प्रॉफिट बनाया रादर कंपेरेटिवली टू 1999। तो ये तो है ए हमारा, और ये 1999 में है, ये 2000 में है। 2000 में यहाँ पे 6000 रुपए कमाए हैं उसने, और यहाँ पे जो है इसने 4000 रुपए कमाए हैं। डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, 2000 रुपए का आएगा। डी ऑप्शन सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही समय लगता है इन सवालों में, ज्यादा समय नहीं लगता है। मैं आप सभी के सामने भी फर्स्ट टाइम ही इनको सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को इनका सॉल्यूशन रटा हुआ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप सभी के सामने ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं जैसे कि आपको एक्चुअली में एग्जाम में सॉल्व करना है, और इतना ही समय लगेगा। हाँ, हो सकता है मेरी स्पीड और आपकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क हो, आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, इस चीज का फर्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, समवेयर समहाउ आपको स्पीड बनानी है, इतनी जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ उतनी स्पीड से आपके भी सॉल्व होने चाहिए। चलो अगला सवाल, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम द ईयर 1997 टू 2000? तो ट्रेंड क्या है यहाँ पे, 1997 टू 2000 का बी के लिए ट्रेंड पूछा गया है। तो ये स्टेबल और इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो बेसिकली नॉन डिक्रीजिंग है। चाहे स्टेबल हुआ हो, यहाँ पे डिक्रीज तो नहीं हुआ है ना, इंक्रीज ही हो रहा है या फिर स्टेबल हो रहा है। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है इंक्रीजिंग। ठीक है, स्टडी का मतलब है, स्टडी तो है नहीं क्योंकि बढ़ भी रहा है ना ऊपर, और फ्लक्चुएटिंग में तो दोनों ही तरफ आता है, ऊपर नीचे। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट फिट आंसर जो है हो जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। ठीक है, डेथ रेट इज डिक्लाइनिंग फास्टर इन द कंट्री compared to birth rate. The birth rate is declining faster in the country compared to death rate. Rural urban migration is taking place regularly in the country. अच्छा, which one of the following conclusion may be true in the light of the above facts? Okay. ठीक है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अच्छा सब में रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के इंक्रीज होने का जो है आपको कारण बताना है। ठीक है, इंक्रीज होने का कारण बताना है, ड्यू टू अर्बन माइग्रेशन नहीं, रूरल अर्बन माइग्रेशन से रेट ऑफ इंक्रीज का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए ऑप्शन गया। ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट ओनली, डेथ रेट के डिक्लिनेशन से नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि बर्थ रेट भी जो है डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, तो ये आपको समझना है, बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रही है, और ये बोल रहा है डेथ रेट भी डिक्लाइन हो रही है। अब इन दोनों में ही कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली इसकी वजह से तो नहीं होगा, ओनली बर्थ रेट इंक्रीज की वजह से तो नहीं होगा। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन डेथ रेट देन इन बर्थ रेट। हाँ, डेथ रेट में जो डिक्लिनेशन हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है रादर देन डिक्लाइनिंग ऑफ द बर्थ रेट। बर्थ रेट में जो डिक्लिनेशन हो रहा है वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितना बर्थ रेट डेथ रेट में हो रहा है। ठीक है, तो डेथ रेट में डिक्लिनेशन ज्यादा हो रहा है और बर्थ रेट में थोड़ा कम हो रहा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। समझ में आया बात? तो इफेक्टिवली जो हो रहा है, इफेक्टिवली जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जो इसमें सवाल में दिया गया है उसके हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल देते हुए, तो ये हो रहा है कि कल अगर 100 लोगों की अगर डेथ हो रही थी, तो अब मान लीजिए अगर 100 लोगों की डेथ हो रही थी, तो और 100 लोग ही अगर पैदा हो रहे थे, तो एक स्टेबिलिटी हो गई। लेकिन डिक्लिनेशन की रेट ज्यादा है, मतलब अब जो है डिक्लाइन, मतलब जो मरने वालों की संख्या है वो थोड़ी सी कम हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, कम हो रही है, मतलब 70 लोग ही मर रहे हैं, तो 30 लोग तो बच गए वहां पे। लेकिन जो डेथ रेट, जो बर्थ रेट है ना, वो भी ज्यादा तेजी से कम नहीं हो रही है, वो बेसिकली अब 70 ही रह गई है, मतलब वो 80 के आसपास रह गई है। ठीक है, तो 80 अगर रह गई तो उसका डिक्लिनेशन कितना हो गया, 20%, और इधर कितना हो गया, 30%। तो इफेक्टिवली जो है बर्थ रेट जो है वो कम डिक्रीज हो रही है रादर देन डेथ रेट। समझ में आई बात? तो बर्थ रेट का इफेक्टिव जो है
मतलब नेट जो है पॉपुलेशन वो हमेशा ग्रो ही हो रही है इस केस में। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आ गया होगा आपको। अ पर्सन एक्स वॉज, हाँ ये अच्छा सवाल था, जैसे कि हमने अभी बात भी की थी। अ पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स ran either north south or east west forming a grid, either north south or east west forming a grid. Roads are at a distance of 1 किलोमीटर from each other in the parallel, ठीक है, पैरेलल है। और he started at the intersection of the two roads, दो रोड्स के इंटरसेक्शन पे वो शुरू हुआ है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन अ प्लेस। देखिए अब इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। इसने जो बोला है ना कि पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स आर रैन आइदर नॉर्थ साउथ और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, ये क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हैंग तो नहीं हो गया। एक बार अपन देख लेते हैं इसको, है ना। जिस पॉइंट से शुरू हुआ है, पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, टाइम चल नहीं रहा है। मैं एक बार कर लेता हूँ इसको सॉल्व, तो फिर देखता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ध्यान से देखेंगे इधर, रोड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एंड इन अ पैरेलल, ठीक है। ही स्टार्टेड एट इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब है, ये देखो डायरेक्शन पहले बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो 3 किलोमीटर नॉर्थ ये चल गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ, 4 किलोमीटर साउथ, ये यहाँ पे आ चुके हैं अपन, ठीक है। अब इसको इसी पॉइंट पे वापस आना है, इसी पॉइंट पे इसे वापस आना है। तो अब क्या करना है इसको, देखो 3 किलोमीटर ईस्ट अगर ये चलेगा, अगर ये 3 किलोमीटर ईस्ट चलेगा और 2 किलोमीटर साउथ चलेगा तो ये नीचे और चला जाएगा। 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ में काम हो रहा है क्या हमारा, 3 किलोमीटर ईस्ट 1 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और 1 किलोमीटर नॉर्थ एंड देन 2 किलोमीटर वेस्ट, तब काम नहीं होगा। 3 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर साउथ और चला जाएगा तो बिल्कुल ही काम नहीं होगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमें तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यार, बी ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आंसर जो है बी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना आपको, आइदर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट फॉर्मिंग अ ग्रिड, रोड्स आर एट a distance of 1 किलोमीटर from each other, सब बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है। सब कुछ आपको ये इंफॉर्मेशन बेवकूफ बनाने के लिए है, आपको डराने के लिए है। तो सवाल से आप कभी भी मत डरो, डायरेक्शन वाले, स्पेशली डायरेक्शन वाले बहुत आसान सवाल होते हैं। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन कहीं भी गिवन हो ना, तो आप तो आंख बंद करके जो गिवन है ना क्वेश्चन में, पहले तो वो करो सॉल्व, उससे डायग्राम बना लो, और फिर जो ऑप्शन में गिवन है अगर वापस पहुंचना है या फिर डायरेक्शन का कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करो, ठीक है। लेकिन हाँ घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर तक आप 100% पहुंचोगे। जैसे कि आप देखो इतनी सारी चीजें इसमें, आधा सवाल में तो फालतू की इंफॉर्मेशन गिवन थी जिसकी जरूरत ही नहीं थी, जो यहाँ पे गिवन है बस उसको फॉलो करते जाओ, सीधा सीधा आंसर ही आएगा, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। वी शैल गो आइदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग, ठीक है, विदाउट फॉलोइंग इफ ट्रू वुड फॉल्सिफाई दिस क्लेम। तो भाई फॉल्सिफाई दिस क्लेम मेरे को तो अभी भी इसका याद आ रहा है, इसका शायद आंसर जो है डी हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी भी थी आप सभी के लिए। वी गो फॉर अ पिकनिक बट नॉट फॉर ट्रैकिंग, तो ये तो होगा नहीं भाई, ये भी बोल रहा है या तो पिकनिक के लिए जाते हैं या फिर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं,
तो ये तो इसको फॉल्सिफाई कर नहीं रहा है। एक्टिविटीज सच एज पिकनिक एंड ट्रैकिंग आर एनकरेज, तो एनकरेज अगर कर रहे हैं तो फिर तो जाएंगे ही जाएंगे कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वी गो फॉर ट्रैकिंग नॉट फॉर पिकनिक, तो ये भी गलत है भाई, ट्रैकिंग के लिए तो जा रहे हैं ना, तब भी स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी, लेकिन फॉल्सिफाई करना है तो इसलिए डी ऑप्शन सीधा सीधा दिखाई देता है, वी डू नॉट गो आइदर फॉर पिकनिक और फॉर ट्रैकिंग। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। दे आर 50, there were 50 faculty members comprising 30 males and rest females. हम्म किसी भी मेल मेंबर को जो है म्यूजिक नहीं आता था, बट मैनी ऑफ द फीमेल मेंबर्स डिड। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैनी ऑफ द फीमेल मेंबर डिस, मतलब फीमेल मेंबर्स जो हैं 20 हैं, उनमें से काफी लोगों को आता था, लेकिन सबको म्यूजिक जो है नहीं आता है, ये बात समझिए, है ना। सबको नहीं आता है, काफी को आता है, सबको नहीं आता है, मतलब हो सकता है कि 15 को आता हो, 5 को नहीं आता हो सकता है ऐसा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 6 फैकल्टी मेंबर्स को इनवाइट किया है टू अ टी पार्टी बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, तो मतलब उसने रैंडमली पर्ची डाली एक तरह से 50 लोगों की, और उसमें से निकाले 6 लोगों के नाम और उनको पार्टी में बुलाया। ठीक है, एट द पार्टी इट वॉज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक, किसी को भी नहीं आता था म्यूजिक, तो इसका मतलब हो सकता है कि सारे के सारे मेल्स हो सकता है वो सारे के सारे फीमेल्स हो जो कि जिनको म्यूजिक नहीं आता हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, द पार्टी कंप्राइज मेल फैकल्टी मेंबर्स ओनली, नो, ये हम कंक्लूजन नहीं कर सकते। द पार्टी कंप्राइज ओनली दोज फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हु कुड नॉट गिव रेंडरिंग ऑफ इन द म्यूजिक, नहीं ये भी नहीं बोल सकते। ठीक है, द पार्टी कंप्राइज बोथ मेल एंड फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, ये भी नहीं बोल सकते हम लोग 100% तरीके से। ठीक है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कंपोजिशन ऑफ द पार्टी, बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन आ जाएगा। हम कुछ भी नहीं बोल सकते यार, हो सकता है 6 की 6 फीमेल्स हो सकता है 6 के 6 मेल्स हो सकता है 3+3 हो सकता है 2+3 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन 6 लोगों का। तो अभी हमें इस इंफॉर्मेशन से तो हम बिल्कुल नहीं बता सकते। चलो अगला सवाल, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क ऑब्टेन बाय द टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, दो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स किए हैं, एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो है उनके डिफरेंस बताना है इनका। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका सम करो यार, ये कितना आ जाएगा सम, 210। ठीक है, 210 डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया भाई हमारा, 350। ठीक है, 350, तो ये परसेंटेज निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ए का, बी का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 21 और 225 जो है ये है, और ये टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे, 375। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ए का परसेंटेज निकाल लेते हैं हम लोग, 0 से 0 जाएगा, और ये कितना, 7 या 21 और 7 पंजे 35 और 5 1 5, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो भाई इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 22 9s are 225 एंड सॉरी 25 9s are 225 एंड 25 10s are 250 और 4 5। ठीक है, तो ये 15 टाइम्स 15 टाइम्स आएगा। ठीक है, 3 3 9, 3 5 15, 5 1 5, 5 2 10, 20, तो ये भी कितना आ गया, 60% आ गया। तो ए और बी दोनों का जो है परसेंटेज कितना आ रहा है भाई, 60% आ रहा है। दोनों का अगर 60% आ रहा है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। हाँ, 0 ऑप्शन में भी है, 0 हमारा ऑप्शन में भी है। तो एग्रीगेट जो डिफरेंस है ना परसेंटेज का, मतलब डिफरेंस जो है इनके एग्रीगेट परसेंटेजेस का, वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है, हमें दिख भी रहा है। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लिया है हमने। चलो अगला सवाल, 5 लोग जो हैं ABCDE आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। देखिए या गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन बड़ा अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, तो यार प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा जितना ज्यादा हो सके। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू चेंज द वे दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, बिकॉज उनको नहीं मालूम कि उनका अभी तक लेवल क्या है। ये सीसेट के ही क्वेश्चन है, सीसेट के ही सवाल हैं। अगर ये सवाल उनसे नहीं हो पा रहे हैं ना, आप में से किसी से भी नहीं हो पा रहे हैं, देन यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस। ओके, क्या आप गलत कर रहे हैं, ये आपको समझने की बहुत जरूरत है। चलो इस सवाल को देख लेते हैं। 5 लोग जो हैं राउंड टेबल बैठे हुए हैं। ठीक है, एवरी चेयर स्पेस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं ना यार, बड़ा आसान है। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है,
और एक और बना लेता हूँ, हमेशा दो मैं बना लेता हूँ ताकि हमें केसेस लेने में आसानी रहे, एक साथ ही दो बना लो। सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी जो है वो ए के बाद बैठा हुआ है, तो सी और ए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ए इज सीटेड टू सीट फ्रॉम ए, ए जो है वो दो सीट फ्रॉम ए, फ्रॉम डी, तो डी यहाँ पे होगा कहीं, ए इधर है तो डी यहाँ पे होगा, एक दो, भाई यहाँ से डी अगर ये है तो एक दो ये हो गया, और एक दो, तो डी यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे अंदर की साइड ले लेता हूँ मैं एक, तो एक तो ये हो गया डी, ठीक है, बाहर की तरफ, और एक अंदर की तरफ डी हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये हमारा सी हो गया, और ये हमारा ए हो गया। तो अंदर और बाहर भी बना दिया, टोटल चार केस बन गए दो सर्कल में। बी इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ए, बी जो है वो ए के बगल में नहीं बैठी है, बी ए के बगल में नहीं बैठी है, मतलब बी यहाँ पे नहीं है, मतलब बी जो है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, बी यहाँ पे होगा, और बाहर वाले उसमें बी यहाँ पर होगा, ठीक है, और बी अगर यहाँ पर ए बी सी डी ई है ना, पांचवा, तो ई यहाँ पर होगा और ई यहाँ पर, ठीक है, ई की पोजीशन सही है, और ए बी यहाँ पे नहीं है तो बी अंदर की साइड यहाँ पे होगा, और ए के बगल में ए यारा बाहर की तरफ ये है, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे बी होगा, और यहाँ पे ई होगा, और यहाँ पे ई होगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे केसेस बन चुके हैं, सभी में सारी चीजें आ चुके हैं। चलो, मस्ट बी ट्रू बोल रहा है ये, मस्ट बी ट्रू में क्या बोल रहा है, ई इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, भाई इस कॉम्बिनेशन में बोलूं मैं अंदर या बाहर, तब ए जो है ई के बगल में ही है, ठीक है, और इसमें भी ई जो है वो ए के बगल में है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। डी सिटेड नेक्स्ट टू बी, डी जो है वो बी के बगल में है, तो डी बी के बगल में है, देखो अंदर वाले केस में डी बी के बगल में नहीं है, इस वाले केस में डी बी के बगल में है, यहाँ पे भी देख लो, बाहर वाले केस में डी बी के बगल में है, अंदर वाले केस में यहाँ पे भी डी बी के बगल में है, पर इस वाले केस में डी बी के बगल में नहीं आ रहा है। कहीं कोई गलती तो नहीं की? कुछ गड़बड़ की है क्या यार हमने? एक बार देख लेता हूँ, सी सिटेड नेक्स्ट टू ए, सी और ए यहाँ आ गया, और सी इज सिटेड नेक्स्ट टू ए, तो यार ए इधर आएगा ना यार, सॉरी, माय बैड, माय बैड गाइस, माय बैड, ये गलत ले लिया मैंने, ये क्या इसकी वजह से गड़बड़ हो गया, तो इसलिए डायग्राम आपको हमेशा दूर दूर ही बनाने चाहिए, ठीक है, ये गलतियां ना करें। ये ए महाशय जी यहाँ पर हैं, तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ठीक है, वो तो हमें गलती पकड़ में आ गई, बहुत अच्छी बात है, ए सीटेड टू टू सीट्स फ्रॉम डी, और बी इज नॉट सिटेड नेक्स्ट टू ए के बगल में नहीं है, और डी से दो सीट आगे, तो डी हम यहाँ पे ले लिया, और एक डी यहाँ पे लेंगे, बी यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, ठीक है। अभी ठीक है ना, डी और बी जो है आपस में साथ साथ बैठे हुए हैं, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, डी और बी साथ साथ हैं, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय टू सीट्स, डी एंड सी आर सेपरेटेड बाय टू सीट्स, बिल्कुल सही बात है। डी यहाँ पर है, अगर डी ये है सी ये रहा, तो दो सीट तो नहीं, यहाँ पे तीन सीटें या फिर बराबर है आपस में, ठीक है, और अगर बाहर वाला केस है तो उसमें दो सीट से सेपरेटेड है, बिल्कुल सही आ रहा है, और यहाँ पर देखें तो बाहर वाले केस में बराबर में है, और अंदर वाले केस में दो सीट से सेपरेटेड है, और एक सीट से भी है, लेकिन एडजेसेंट भी आ रहे हैं, इसलिए एब्सोल्युटली ट्रू तो नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही यहाँ पे सही होंगे। देखिए इसमें समय ज्यादा लग गया क्योंकि एक अरेंजमेंट हमारा गड़बड़ हो गया है ना, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा फास्टली चलना है, ठीक है। चलो आगे आगे सवाल पे बढ़ते हैं। अब ये किस में एम्बेडेड है ये देखना है आपको, तो देखो इसमें तो नहीं है, इसमें आपको नहीं दिख रहा है ना, इसके बाद जो है ये बेसिकली ऐसे करके फिर यूं है, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, रोटेशन ऑफ द फिगर इज नॉट अलाउड, ऐसा होता नहीं है, रोटेशन आप नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखो एक, फिर ये दो आ गया, फिर उसके बाद ये तीन आना चाहिए और ये आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए बी भी यहाँ पे आंसर नहीं होगा। देखो एक दो तीन चार पांच, हाँ बिल्कुल ये आंसर आ रहा है, यही होगा आंसर, फिर ये भी नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। एक में देखते काम हो गया हमारा, आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अपर साइड, अपर साइड, डाउन साइड, अपर साइड, अपर साइड, डाउन साइड, अपर साइड, तो यार ये वाला जो है ना, ये तो अपर अपर डाउन हो रहा है, ये यहाँ पे भी अपर अपर डाउन हो रहा है, और यहाँ पे ये अपर और फिर ये अपर होगा और ये डाउन है, ठीक है, और उसके बाद ये अप डाउन अप, और ये राइट लेफ्ट राइट, तो इसका मतलब डाउन अप, और ये डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अप और अप
होना चाहिए बी ऑप्शन, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका, है ना। क्लियरली बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगला सवाल, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन द कॉलेज, ठीक है। तो सब कब मिलते हैं ये आपको बताया, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखो बहुत बेसिक फंडा है यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट लगेगा अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो। सवाल क्या बोल रहा है, 5 हॉबीज हैं क्लब में और सब लोग मिलते हैं अलग अलग दिन, ठीक है। गार्डनिंग वाला ग्रुप जो है वो हर दूसरे दिन मिलता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप जो है वो हर तीसरे दिन मिलता है। चेस वाला ग्रुप जो है वो हर चौथे दिन में, 4 दिन में मिलता है, ठीक है। और यचिंग वाला ग्रुप जो है वो हर 5वें दिन में मिलता है। फोटोग्राफी वाला जो है वो हर छठे दिन पे मिलता है। तो 2 3 4 5 6 इनका अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 हो गया, गुणा 2 गुणा 5, तो ये कितना होगा 60। हर 60 दिन में ये लोग मिलेंगे, ठीक है। हर 60 डेज में जो है इन लोगों का मिलना हो रहा है। तो 180 दिनों में ये कितनी बार मिलेंगे, 180 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 3 आंसर इसका आ जाएगा। 3 बार ये लोग जो है एक साथ मिलेंगे। तो पांचों ग्रुप जो है सेम डे कब मीटिंग इनकी होगी ये पूछा जा रहा है आपको, आपसे। तो आपको 60 डिवाइडेड बाय जो है वो सॉरी 180 डिवाइडेड बाय 60 करना है आपको। तो पहले तो 60th डे होगा, 60th डे होगा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद 120th डे होगा, और उसके बाद फिर 180th डे होगा, ठीक है। 3 बार ये लोग जो है 180 दिनों में एक साथ इनकी मुलाकात होगी, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने में ये लोग जो है 3 बार मिलेंगे, ठीक है। मात्र 3 बार जो है एक साथ सब लोगों की मीटिंग होगी, एवरी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स डे, है ना। हाँ ठीक है। और एलसीएम इसका बिल्कुल सही लिया हमने, 3 दूनी 6, 6 है यहाँ पे, और 2 एक बार ले लिया तो 2 एक बार लेंगे यहाँ पे, और 5 लेंगे, ठीक है। 60 आ जाएगा एलसीएम। चलो अगला सवाल, if there are some nectar filled flowers on a tree and some bees are hovering on it, if one bee lands on each flower, one bee will be left out। मतलब अगर x नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, ठीक है, तो बीज कितनी हो जाएंगी, x+1 हो जाएंगी, ठीक है। हर एक फ्लावर पे अगर एक एक बी जाएगी तो x+1 बीज हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि एक बी एक्स्ट्रा बच जाएगी। अगर दो, हर एक फ्लावर पे 2 बीज लैंड होती हैं, ठीक है, तो एक फ्लावर रह जाएगा हमारा, ठीक है। तो अगर 20 की संख्या जो है वो मान लेते हैं 2y है, ठीक है, 2y है, तो फ्लावर्स कितने हो जाएंगे, y+1, ठीक है। y+1 फ्लावर्स हो जाएंगे, क्लियर। अब x इक्वल्स टू y+1 है और x इक्वल्स टू 2y, x+1 इक्वल्स टू 2y है। तो x इक्वल्स टू y+1 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y+2 इक्वल्स टू 2y, और y की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। तो 3 बीज और 2 फ्लावर्स जो है इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। 3 फ्लावर्स एंड 2 बीज, हाँ 3 फ्लावर्स एंड 2 बीज इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, यही होगा ना आंसर, या कुछ और होगा, एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, गड़बड़ तो कर रहे हैं यार, क्योंकि ये बैठ नहीं रहा है, आप देखेंगे ध्यान से तो ये बैठेगा नहीं, हाँ। क्योंकि हर एक फ्लावर पे अगर बी बैठ जाएगी तो 3 फ्लावर हैं, तो यार 2 बी, एक बी लेफ्ट आउट होनी चाहिए, तो बीज की संख्या बेसिकली फ्लावर से ज्यादा होनी चाहिए, ये बात तो सही है। ये हमें दिख भी रहा है, एक्स और x+1, तो ये तो गलत आ रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो x इक्वल्स टू y+1 मैं बोल रहा हूँ, और x+1 इक्वल्स टू 2y मैं अगर बोलता हूँ, तो इस इक्वेशन से क्यों नहीं आ रहा है आंसर, ये मेरा सवाल है। आंसर तो इस इक्वेशन से आना चाहिए, तो कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये 2y है, अगर हर एक फ्लावर पे 2 बीज बैठती हैं, तो अगर मैं 2y मान लेता हूँ और y नंबर ऑफ फ्लावर्स मान लेता हूँ, तो कितने, एक फ्लावर हमारा रह जाएगा। हम्म, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगी, एक फ्लावर, वन फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट, 2y है, तो y पे तो 2y चले जाएंगे और एक फ्लावर एक्स्ट्रा यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर यहाँ से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है। देखो चलो ऑप्शन से जाते हैं ना यार, 2 फ्लावर हैं, 4 बीज हैं, तो 2 बीज बच जाएंगे अगर एक एक फ्लावर पे गई, तो 3 और 2 नहीं होगा, 3 और 4 मेरे हिसाब से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की, 3 फ्लावर और 4 बीज
सीधा सीधा हमें आंसर दिख रहा है, इक्वेशन से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, पर मुझे आंसर से मतलब है और लॉजिकली मैं देख पा रहा हूँ सीधा सीधा मेरा आंसर यहाँ पे बन भी रहा है कि यार 3 फ्लावर हैं, 4 बीज हैं हर एक फ्लावर पे भाई, F1 F2 F3, अगर B1 B2 B3, अगर ऐसे ऐसे चले जाएंगे तो B4 अकेला बच जाएगा, फोर्थ भी रह गई, तो फर्स्ट जो है कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर हर एक फ्लावर पे 2 बीज लैंड होती हैं, मतलब F1 पे B1 B2 गई, ठीक है, और F2 पे B3 B4 चली गई, ठीक है, चारों चले गए, बचा क्या, एक फ्लावर लेफ्ट आउट हो गया, तो सेकंड कंडीशन भी यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, तो सी ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने अभी इक्वेशन से सॉल्व करा और मेरा गलत हो गया यहाँ पे, मतलब इक्वेशन से जो है सेट नहीं हो पा रहा था, अब क्यों नहीं हो पा रहा है वो अभी क्लिक नहीं कर रहा है मेरे को, तो आप क्या करें, हमेशा क्रॉस चेक जरूर करिए, है ना, क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स पॉपुलेशन एंड टोटल इनकम ऑफ द ऑफ अ सिटी फॉर 4 years, 4 साल की जो है यहाँ पे इनकम और पॉपुलेशन बता रखी है। अब ये बोल रहा है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5% और मोर एवरी ईयर, 5% या उससे ज्यादा हर साल बढ़ रही है, क्या ये सही है? तो अगर मैं 21/20 भाई यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ तो 5% बढ़ गई, ठीक है, लेकिन ये 5% नहीं बढ़ा ना, ये बढ़ा तो 1 लाख ही है यहाँ पर भी, लेकिन 21 के रेस्पेक्ट में बढ़ा है, तो 5 से कम है, और ये भी 5 से कम है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है मेरा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा क्या है, इनकम इंक्रीज बाय 10% और मोर एवरी ईयर, 10% या उससे ज्यादा हर साल बढ़ रही है, तो यहां से यहाँ पे कितनी बढ़ गई, 101 बढ़ गई है, और ये बिल्कुल सही है, इसका 10% है, और यहां से यहाँ पे जो है 111.1 बढ़नी चाहिए, 10% और मोर, तो 111 तो बढ़नी ही चाहिए, तो 111 का मतलब है 1222, 1222 और 1225 है, ये इसका मतलब बिल्कुल सही है, 10% तो बढ़ ही रहा है। अब यहां से यहाँ पे देख लेते हैं 10% हो रहा है क्या, तो इसका 10% कितना है, 122.5, तो 123 ऐड करके देख लो एक बार आप यहाँ पे, तो 5 और 3 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, और ये 3 हो गया, तो ये कितना आ रहा है भाई, 1348 आ रहा है, और प्रिसाइजली देखें तो 1347.5 आना चाहिए, बल्कि ये लेकिन उससे कम है, तो इसका मतलब 10% तो ये इंक्रीज यहाँ पे नहीं हो रहा है, उससे कम हो रहा है, तो इसलिए बी स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे गलत हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, पर कैपिटा इनकम वाज ऑलवेज अबव 5000, तो पर कैपिटा इनकम इसको चेक कर लेंगे भाई, 1010, और ये करोड़ में है ना, तो वंस टेंस 100, 10,000 लाख 10 लाख, और ये करोड़ में आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा करोड़ आ गया करोड़ में, और 20 लाख की पॉपुलेशन है, 20 लाख, ठीक है, 20 लाख ये हो गया हमारे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से और गया, 2 1 2, और ये 2 से कितना जाएगा, 2 5 10, और 0 5 0, तो 5050 जो है ये है, तो 5050 तो इस साल की हो गई, 1992 की, ठीक है, और उसके बाद 1993 की हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 5% ऊपर बढ़ रही है, 10% नीचे, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर 10% बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर 5% बढ़ रहा है, तो इफेक्टिवली जो है न्यूमरेटर बढ़ेगा ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे भी 10% है, और यहाँ पे है, यहाँ पर भी, यहाँ पे तो मतलब बढ़ ही रहा है, ऑलवेज 5000 से ज़्यादा ही है, ये कंफर्म है, और 1994 में हाईएस्ट है पर कैपिटा इनकम, ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये 12250, ठीक है, ये रख लेते हैं, और लैक वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर नीचे कितना लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, तो 22 से अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 11 से कटेगा क्या, 5 और 2 7, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, तो इसको यार ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ये 11 आएगा, और ये कितना आ जाएगा यार, ये 2 से काटेंगे तो 61250, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5000 कुछ आएगा ये। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान से देखिए, कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया मामला, ऑलवेज अबाउट 5000 ये तो हमें दिख रहा है यार, 5000 से ज्यादा है, हाईएस्ट 1994 में है, अब ये श्योरिटी कैसे मिले, और 5000 से ज्यादा है या नहीं ये भी देखना है। चलो एक बार सबका ही पर कैपिटा निकाल के देख लेते हैं, अगर ये आंसर सही हो जाते तो हमें इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है।
तो इसको जब आप चेक करोगे तो ये 5,000 से ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। 5,000 से ज्यादा ही आ रहा है, तो इसको हम अभी चेक नहीं करेंगे। 93 का चेक कर लेते हैं हम लोग, ट्रिपल 4 टाइम्स 1, और 2 जीरो लगा देंगे और लैक वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट कर देंगे और 21 से डिवाइड करेंगे। 21 से डायरेक्टली अगर आप डिवाइड करेंगे तो 21 फाइव जा कितना होता है भाई? 21 फाइव जा 105, 105 जीरो जीरो 105 कुछ आएगा, और ये उससे ज्यादा है, तो यहां पर भी 5 से ज्यादा ही बैठ रहा है, ठीक है। अब एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, इसको और चेक कर लेते हैं, तो ये 134500 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये? 3 5 जा 15 आएगा, और ये 2 5 जा 10 आएगा, तो ये 5,000 से ऊपर ही आ रहा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यहाँ पे 5,000 से ऊपर ही आ रहा है, मतलब 5,000 से तो ज्यादा ही रहेगा, हमेशा 5,000 से ज्यादा रहेगा। अब हाईएस्ट 1994 में है या किस में है, ये हमें चेक करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा क्या टाइम लगेगा। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि सी ऑप्शन अगर हमारा करेक्ट आ गया ना, तो हमें डी ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई सी ऑप्शन हमने चेक कर लिया, पर कैपिटा इनकम हर साल की निकाल ली हमने, तो हमें डी ऑप्शन में क्यों चेक करना है? हम क्यों और देखें कि यार और ऑप्शन कोई सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है ना? इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलो अगले सवाल को देख लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। दे आर 5% इन ग्रुप पी क्यू आर एस टी, और ग्रुप वन हैज वन डॉक्टर वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट, पी एंड एस, ठीक है। चलो बहुत सिंपल है, ठीक है। 5 लोग हैं, एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है। पी एंड एस आर अनमेरिड स्टूडेंट्स, ठीक है। पी एंड एस जो है वो अनमेरिड है, पी और एस जो है अनमेरिड है, ठीक है। और टी इज अ मैन मैरिड विद टू वन ऑफ द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, ये हमें मालूम है। तो पी क्यू पी कौन कौन है? पी क्यू आर एस टी है ना। तो देखो पी क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी, और पी मैरिड नहीं है, एस मैरिड नहीं है, ठीक है। क्यू इज द ब्रदर, ठीक है, ऑफ पी एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, ठीक है। क्यू ना ही डॉक्टर है और ना ही आर्टिस्ट है, ठीक है, ये कंफर्म है। और आर इज नॉट अ डॉक्टर, आर जो है वो भी क्या है? डॉक्टर नहीं है, ये भी कंफर्म है। एक डॉक्टर है, एक लॉयर है और एक आर्टिस्ट है, ठीक है। तो टी जो है वो किस किस से मैरिड हो सकता है? या तो वो क्यू से मैरिड हो, ठीक है, या तो टी जो है वो क्यू से मैरिड होगा, या फिर टी जो है किससे मैरिड होगा? पी क्यू आर, टी जो है या तो आर से मैरिड होगा। इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 5 लोग हैं ग्रुप में, पी क्यू आर एस टी, द ग्रुप हैज वन डॉक्टर वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट, ठीक है। पी एंड एस आर अनमैरिड स्टूडेंट्स, अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं पी एंड एस, ठीक है। टी इज अ मैन married to one of the group members, okay. Q is the brother of P and is neither doctor nor artist, और Q जो है वो P का ब्रदर है, Q ना ही डॉक्टर है ना ही आर्टिस्ट है, ठीक है। R इज नॉट अ डॉक्टर, R भी हमारा डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर कौन है भाई? R डॉक्टर नहीं है, Q डॉक्टर नहीं है, T और P में से एक होगा डॉक्टर, T और P में से। तो T is a man married to this and P and S are unmarried students, और T और P में से एक होना चाहिए, है ना? कुछ और यहाँ पे गिवन है नहीं, T और P में से और कुछ गिवन ही नहीं है यार। T is a man married to one of the group members, one of the group members, T is a man married to group members। हम्म कुछ क्वेश्चन में मिसिंग मैंने कर रहा है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन में मैंने मिसिंग रखा है या नहीं रखा है, एक बार वो और मैं चेक कर लेता हूँ। जस्ट अलाउ मी अ मिनट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। क्वेश्चन एक बार देख लेना क्या है, जरूरी है यहाँ पे। नहीं, ये वाला सवाल नहीं है। हाँ मिल गया, सवाल तो मिल गया है हमें, ठीक है। दे आर 5% ग्रुप पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी। अ ग्रुप, द ग्रुप हैज वन डॉक्टर वन लॉयर एंड वन आर्टिस्ट, the group has one doctor one lawyer and one artist. P and S are unmarried students. T is a man married to one of the group members, T is a man married to one of the group members. Q is the brother of P and is neither doctor nor artist.
ठीक है, ना ही डॉक्टर है, ना ही आर्टिस्ट है, आर इज नॉट डॉक्टर। ठीक है। टी जो है एक मैन है, तो उसको एक, वो उसकी शादी फिर फीमेल के साथ होगी, तो एक फीमेल तो होनी ही चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली, हाँ ये बात देखो ना यार, अनमैरिड स्टूडेंट्स बोल रहा है ये, ठीक है, तो पी और एस जो है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। हाँ, हो गया ना काम। पी एंड एस जो है स्टूडेंट्स है हमारे, ठीक है। और टी इज अ मैन मैरिड टू वन ऑफ द ग्रुप मेंबर्स, क्यू इज द ब्रदर। क्यू इज द ब्रदर टू टी की, क्यू से तो शादी नहीं हो सकती क्योंकि टी इज अ मैन। तो टी और आर की शादी होगी, आर इज फीमेल, ठीक है, आर इज द फीमेल ऑफ इन द ग्रुप। ओके, काम हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है, हु इज द डॉक्टर, तो डॉक्टर जो है कौन है भाई, पी नहीं हो सकता, पी स्टूडेंट है तो टी ही होगा। क्यू और आर तो नहीं है, ये तो बोल ही दिया क्यू और आर नहीं है, तो टी इसका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन है ना। हु इज द डॉक्टर में टी आंसर हो गया। हु इज द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन है, अब देखिए, क्यू अगर डॉक्टर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, तो क्यू कौन होगा हमारा, लॉयर होगा, ठीक है। क्यू लॉयर है। और और क्या है हमारे, आर, आर भी होगा, और टी जो है डॉक्टर है, टी जो है वो डॉक्टर है, तो आर कौन हो जाएगा हमारा, आर्टिस्ट, ठीक है। आर जो है हमारा आर्टिस्ट हो जाएगा, तो आर ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई, ऑप्शन में है आर, ठीक है। आर ऑप्शन में आ गया। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देख लेते हैं। हु इज द स्पाउस ऑफ आर, आर का स्पाउस कौन था यार, एज था क्या, आर का स्पाउस कौन था, टी है, ठीक है, आर का स्पाउस कौन है, टी है। हु इज द स्पाउस ऑफ आर, टी, ठीक है, डन। और अगला सवाल क्या है, हु इज द लॉयर, लॉयर कौन था उनमें से, और उसके बाद डेफिनेटली अ मैन, मैन तो देखो शायद क्यू ही था ना। हाँ, क्यू इज द ब्रदर, देखो क्यू इज द ब्रदर बोल दिया इसने, तो क्यू तो डेफिनेटली मैन है, ठीक है। और टी भी मैन है, और टी इसमें ऑप्शन में देने रखा है, टी भी मैन है, ठीक है, वो ऑप्शन में देने रखा, तो ये तो हो गया। और इस सवाल का क्या है, लॉयर कौन था हमारा, लॉयर कौन बन गया था हमारे, क्यू बन गया था लॉयर, है ना, क्यू बन गया था लॉयर। तो लॉयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू, बी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल, देखो बहुत सिंपल था, यहाँ पे बस हमें एक दो चीजों का ध्यान देना था। पी एंड एस आर अनमेरिड स्टूडेंट्स, तो ये चीज बोल रहा है ये अनमेरिड स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं पी और एस जो है वो प्रोफेशनल्स तो नहीं है, ठीक है, ये दोनों क्या है, स्टूडेंट्स हैं। और टी जो है वो कौन है, मैन है, इसका मतलब एक फीमेल होगी यहाँ पे। और क्यू जो है वो ब्रदर है किसका, पी का, क्यू पी का ब्रदर है, ये हमें यहाँ पे इसमें बता रखा है। और आर इज नॉट अ डॉक्टर बोल रखा है। तो जो यहाँ पे पी, टी जो है उसकी शादी किससे होगी, आर से हो जाएगी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ में जो है क्यू इज द ब्रदर ऑफ पी एंड इज नाइदर डॉक्टर नॉर आर्टिस्ट, तो क्यू जो होगा वो लॉयर हो जाएगा, ठीक है, क्यू लॉयर हो जाएगा। और टी जो है वो डॉक्टर हो जाएगा। और क्यू लॉयर हो गया। आर इज नॉट अ डॉक्टर, तो आर डॉक्टर नहीं है, तो टी डॉक्टर हो जाएगा, और आर कौन हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा। ये सीधा सीधा हम जो है इसमें चार्ट बना सकते हैं, और यहाँ से सारे आंसर्स हमारे हो भी रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सारा जो है सवाल हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस टेस्ट को अच्छे से दिया होगा, समझा होगा, हर एक सॉल्यूशन आपको समझ में जरूर आया होगा। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार का डाउट रहता है, प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना, आई चेक देम एंड आई लेट यू नो कि यार क्या है क्या नहीं है। और मिलते हैं हम लोग जल्दी अगली क्लास में। कल से हम लोग जो है मैथ्स का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस अपन चालू करेंगे, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग चालू कर देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे टाइम एंड वर्क भी करेंगे, और इस तरह से आगे गाड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज यार वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल अगर आप नहीं कर रखा है अभी तक, है ना, और यही बस एक मोटिवेशन है, ओके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल, थैंक यू सो मच।
और अपने मार्क्स जो है वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि किसका कितना स्कोर रहा है ना? चलिए।